हाँ जी, हेलो एवरीवन। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और टॉपिक का नाम है इंजंक्शन। इंजंक्शन के बारे में आप लोगों ने सब सुन रखा होगा। मोस्टली लॉ स्टूडेंट्स को तो पता ही होता है कि इंजंक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अगर हम इंजंक्शन की बात करें तो मैं उसको समझाने से पहले ना एक सीधी आपको इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करता हूँ कि इंजंक्शन हमारे काम आती कब है। ठीक है, तो मान लीजिए यू हैव अ प्लॉट, आपके एक प्लॉट है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी। कोई आपको थ्रेट कर रहा है कि वो आपको उससे डिस्पोजेस कर देगा, या फिर कोई आपको उस प्लॉट से इलीगली डिस्पोजेस करना चाहता है, रॉन्गफुली डिस्पोजेस करना चाहता है। तो आपके पास, आप उसको रोकना चाहते हो, तो आपके पास क्या रेमेडी है? तो आप उसे अगर रोकना चाहते हो ना, तो आप कोर्ट के पास जा सकते हो और कोर्ट को पास अप्लाई कर सकते हो कि भाई उस फलाने बंदे को, मेरे को रॉन्गफुली डिस्पोजेस करने से रोका जाए। तो फिर कोर्ट क्या करेगा, उसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट एक ऑर्डर दे देगा। अगर कोर्ट को लगता है कि आप जो क्लेम कर रहे हो वो सही क्लेम कर रहे हो, तो कोर्ट क्या करेगा, उस बंदे के अगेंस्ट जो आपको डिस्पोजेस करना चाहता है एक ऑर्डर पास कर देगा कि दैट यू कैन नॉट डिस्पोजेस दैट पर्सन। तो उस ऑर्डर को हम इंजंक्शन कहते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज तो क्लियर होगी इस चीज से कि जो इंजंक्शन है इट इज अ जुडिशियल प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर। ठीक है, इसकी मैं आपको एक और इलस्ट्रेशन देता हूँ ताकि आप इंजंक्शन को और अच्छे तरीके से समझ पाए। मान लीजिए आपने कोई बुक लिखी, आप उसे पब्लिश करवाना चाहते हैं। तो आपने ना अपनी बुक पब्लिशर के पास लेके गए, उसको अपनी बुक दिखाई। पब्लिशर कहता ठीक है, लेकिन बाद में आपको क्या पता चलता है कि जो पब्लिशर है ना, वो आपके नाम से नहीं किसी और के नाम से बुक पब्लिश करना चाहता है। लिखी आपने है, लेकिन पब्लिशर क्या चाहता है, किसी और ऑथर के नाम से बुक आपकी पब्लिश करना चाहता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कोर्ट के पास जा सकते हो, कोर्ट से इंजंक्शन का ऑर्डर लेके आ सकते हो और पब्लिशर के अगेंस्ट जो ऑर्डर क्या करेगा, पब्लिशर को प्रिवेंट करेगा। जो ऑर्डर पब्लिशर को प्रोहिबिट करेगा कि भाई तू ये किसी और के नाम से बुक पब्लिश नहीं करेगा, हम इसी कंसेप्ट को इंजंक्शन कहते हैं। तो अगर हम इंजंक्शन की बात करें, इंजंक्शन एक इक्विटेबल रिलीफ है। और जो इक्विटेबल रिलीफ होते हैं जो मोस्टली एट द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट होते हैं। तो मतलब इंजंक्शन अलाउ करनी है जो नहीं करनी है फैक्ट्स पे डिपेंड करता है और कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हम अब इंजंक्शन की लीगल लैंग्वेज पे आए, तो इंजंक्शन अगर हम देखें तो इंजंक्शन क्या होती है, आपको समझाता हूं। आप चाहते हो, यू रिक्वायर समवन टू डू एन एक्ट, यू रिक्वायर समवन टू डू एन एक्ट। ठीक है, और यू रिक्वायर समवन टू नॉट टू डू एन एक्ट। दैट मीन्स यू want to restrain someone from doing an act। आप किसी एक बंदे को रोकना चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर एक्ट ना करे, टू नॉट टू डू एन एक्ट, या फिर वो जो एक्ट कर रहा है उसे कंटिन्यू ना करे, उसे कंटिन्यू करने से रोकना चाहते हैं। ठीक है, इस केसेस में इंजंक्शन आपको लॉ होती है। इसे हम मैंडेटरी इंजंक्शन कह देते हैं और इसे हम प्रोहिबिटरी और प्रिवेंटिव इंजंक्शन भी बोल सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, मैंडेटरी इंजंक्शन, और इसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रोहिबिटरी, और वी कैन से दैट प्रिवेंटिव इंजंक्शन भी बोल सकते हैं। वो मैंडेटरी में देखिए, मैंडेटरी में आप चाहते हो एक पर्टिकुलर पर्सन की वो एक एक्ट करे। अब कोर्ट वही मैंडेटरी इंजंक्शन के अंदर वही एक्ट इन्फोर्स करवा सकते हैं जिनको इन्फोर्स करवाने के लिए उनके पास राइट्स हैं। दे आर ऑथराइज्ड बाय लॉ टू इन्फोर्स दोज एक्ट्स। एंड यहाँ पे मैंडेटरी इंजंक्शन में हमेशा दूसरे पर्सन की ऑब्लिगेशंस को इन्फोर्स करवाया जा सकता है। उसे दूसरे पर्सन को सिर्फ वही एक्ट करने के लिए बोला जाता है जिसके लिए वो ऑब्लाइज्ड होता है, तो उसे हम बोल देते हैं मैंडेटरी इंजंक्शन। इसकी मैं आपको इलस्ट्रेशन देता हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम थी, आपको कोई डिसीज था, आप अपने डॉक्टर के पास गए, आपने अपने डॉक्टर के पास
डिस्कस करा उस डिजीज को, लेकिन आपका डॉक्टर की यहाँ पे ड्यूटी बनती है, इज अंडर ऑब्लिगेशन, एक ऑब्लिगेशन होती है डॉक्टर की कि वो अपने पेशेंट की और अपनी बात को अपने तक ही रखे, आगे ना फैले। अब अगर डॉक्टर आपको थ्रेट करता है कि वो आपकी जो डिसीज के बारे में इंफॉर्मेशन है वो पब्लिश कर देगा, लोगों को बता देगा, तो यहाँ पे डॉक्टर इस चीज के लिए अब्लाइज नहीं है, उसको अब्लाइज है उसने उसको सीक्रेट रखना है जो भी आपकी बात हुई। तो यहाँ पे आप मैंडेटरी इंजेक्शन ले सकते हो उसे रोकने के लिए, कि भाई तू अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेगा, जो तेरा प्रॉमिस था सीक्रेट रखने का उसे सीक्रेट रखेगा, इसे मैंडेटरी इंजेक्शन कह लेते हैं। तो अगर हम प्रिवेंटिव इंजेक्शन की, आप किसी को रोकना चाहते हो फ्रॉम नॉट टू डू एन एक्ट, यहाँ पे सिंपल है, कोई एक्ट कर रहा है, कोई रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है, आप उसे रोकना चाहते हो, तो उस केसेस में कौन सी इंजेक्शन हो जाती है? प्रोहिबिटरी इंजेक्शन, और वी कैन से प्रिवेंटिव इंजेक्शन। तो अगर हम इन दोनों को फर्दर आगे देखें तो इनको फर्दर दो तरह में डिवाइड करा जा सकता है, टेम्परेरी इंजेक्शन एंड परमानेंट। ठीक है, परमानेंट परपेचुअल भी हो सकती है। ठीक है जी। टेम्परेरी इंजेक्शन के साथ हमारे पास जो मेजर इशू है वो करते हैं ऑर्डर 39 ऑफ सीपीसी डील करता है। तो अगर हम परमानेंट इंजेक्शन की बात करें, इसके साथ डील करता है सेक्शन 38 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। तो ऐसे ही इसे नाम से पता चल रहा है, टेम्परेरी, टेम्परेरी को अगर व्हाट हम दे प्रोविजनल इंजेक्शन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो टेम्परेरी इंजंक्शन है वो इन्फोर्सेबल है फॉर मीनवाइल। फॉर मीनवाइल मींस अप टू फर्दर ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। जब तक कोर्ट के फर्दर ऑर्डर नहीं आ जाते तब तक टेम्परेरी इंजंक्शन जो है इन्फोर्सेबल रहेगी। और वी कैन से दैट टिल द कोर्ट डिटरमाइंस द फाइनल राइट्स ऑफ द पार्टी। जब तक कोर्ट पूरी तरह से पार्टीज के राइट्स नहीं डिसाइड कर देता तब तक टेम्परेरी इंजंक्शन जो है इन्फोर्सेबल रहते हैं। इसे हम कह देते हैं टेम्परेरी इंजंक्शन। और अगर हम उल्टा परमानेंट इंजंक्शन की बात करें तो परमानेंट के नाम से पता चला परपेचुअल, जो मतलब अगर जो भी डिसीजन होएगा इंजंक्शन का वो फाइनल डिसीजन होएगा कोर्ट का, और पार्टीज को प्रॉपर्ली सुनने के बाद वो डिसीजन आया जाएगा। कोर्ट फाइनली डिटरमाइंस करेगा पार्टीज के राइट बाय इशूइंग एन परमानेंट इंजंक्शन। लेकिन ऐसा टेम्परेरी इंजंक्शन में नहीं होता। टेम्परेरी इंजंक्शन जो है वो इन्फोर्सेबल होती है फॉर द मीनवाइल, जब तक कोर्ट फाइनली डिटरमाइंस ना कर दे। तो अगर हम कोई भी एक्ट देखते हैं तो हमें ना उसका ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। अब हमने देखा कि टेम्परेरी इंजंक्शन है ना जो, वो थोड़े टाइम के लिए इन्फोर्सेबल होती है। टेम्परेरी इंजंक्शन को फर्दर डिस्कस करने से पहले हमारे लिए किसी भी टेम्परेरी इंजंक्शन में ये नहीं, बल्कि कोई भी टॉपिक अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं, उसकी डिटेल में जाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहली चीज हमें जो पता होनी चाहिए कि उस टर्म का, जो भी लॉ आप डिस्कस करना जा रहे हो उसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो अगर हम टेम्परेरी इंजंक्शन की बात करें तो टेम्परेरी इंजंक्शन का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो ऑब्जेक्ट होता है टू मेंटेन स्टेटस क्यू। टू मेंटेन स्टेटस क्यू till the final determination of rights by court। कि तब तक स्टेटस क्यू मेंटेन करके रखा जाता है इंजंक्शन के थ्रू जब तक कोर्ट पार्टीज के राइट को फाइनली डिटरमाइन नहीं कर देती, ताकि प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करके रखा जाए, ताकि जब तक कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही हैं तब तक उस प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करा जाए, उस प्रॉपर्टी का कोई नुकसान ना हो। इसीलिए टेम्परेरी इंजंक्शन इशू करी जाती है टू मेंटेन स्टेटस क्यू, ताकि जो पार्टीज के राइट हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जाए। ऐसा ना हो जब तक कोर्ट फाइनली राइट्स डिटरमाइन करे तब तक जिस चीज के लिए राइट्स डिटरमाइन होने थे वो चीज ही नहीं रही, वो चीज ही खत्म होगी। तो उसी को प्रिजर्व करने के लिए, स्टेटस क्यू मेंटेन करने के लिए टेम्परेरी इंजंक्शन जो है वो इशू करी जाती है। ठीक है जी।
तो अब हम देखते हैं कि कोर्ट टेम्परेरी इंजंक्शन क्या ऐसे ही इशू कर देती है, या इशू करने के लिए उनके पास एक प्रॉपर स्केल है टू चेक वेदर दे कैन इशू टेम्परेरी इंजंक्शन और नॉट। तो अगर हम देखें तो उनके पास ना 3 प्रिंसिपल होते हैं जिनके ऊपर वो रिलाई करते हैं व्हाइल इशूइंग इंजंक्शन। क्योंकि मोस्टली जो इंजंक्शन है ना, ये डिस्क्रिशन है, ये थोड़ी डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ कोर्ट, कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंगली इंजंक्शन अलाउ कर सकती है और डिनाई कर सकती है। लेकिन कोर्ट के पास प्रिंसिपल्स जरूर बता रखे हैं कि आप इन प्रिंसिपल्स के ऊपर रिलाई कर सकते हो कि आपको इंजंक्शन इशू करनी है या नहीं करनी। जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो क्या है? प्राइमा फेसाई केस। इसमें कोर्ट क्या देखेगी? कोर्ट देखेगी वेदर the person asking for injunction has a prima facie case in his favor। क्या कोर्ट, जो पर्सन इंजंक्शन हमारे से क्लेम कर रहा है, कोर्ट देखे क्या उसके फेवर में प्राइमा फसाई केस बन रहा है, क्या उसका सच में कोई राइट वायलेट हुआ है? जब हमने इंजंक्शन नहीं करी, क्या सच में कोई उसका लॉस हो रहा है? क्या जे हमारे पास विद क्लीन हैंड्स आया है, इसका कोई क्लूसिव मोटिव तो नहीं है? ठीक है, ये सब कोर्ट देखेगी, इसको कहते हैं प्राइमा फेसाई केस। सेकंड प्रिंसिपल जो कोर्ट अप्लाई करेगी वो है इररिपेरेबल इंजरी। कोर्ट देखेगी क्या अगर हमने इंजंक्शन ना लॉ करी तो जो पर्सन इंजंक्शन मांग रहा है उसको कोई ऐसी इंजरी तो नहीं होगी जिसे रिपेयर नहीं करा जा सकता, कोई ऐसा नुकसान तो नहीं हो रहा जिसको कंपनसेट करके जिसकी भरपाई नहीं करी जा सकती। तो अगर कोर्ट को लगता है कि भाई अगर हम इंजंक्शन नहीं देते, अगर हम इंजंक्शन का जो रिलीफ है मांगने वाले को डिनाई कर देते हैं, तो उसे इररिपेयरेबल लॉस होगा, उसे ऐसी इंजरी होगी जो रिपेयर नहीं करी जा सकती, या जिसके लिए उसे मॉनेटरी कंपनसेशन सफिशिएंट नहीं है, तो उस केस में भी कोर्ट इंजंक्शन अलाउ कर देगी। थर्ड प्रिंसिपल है जो देखा जाएगा, उसे कहते हैं बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस। My spelling is I think wrong। बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस। अब आपको इनकन्वीनियंस पता है क्या होता है? किसी को कोई परेशानी होना, इनकन्वीनियंस होता है किसी को कोई परेशानी होना। तो कोर्ट बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस बनाएगी। वो बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस कैसे बनाएगी, मैं आपको एक तरीका बताता हूं कैसे बनाएगी। आप नॉर्मली देखिए, दो सिचुएशन है हमारे पास। इफ इंजंक्शन अलाउ, इंजंक्शन जो है अलाउ कर दी जाती है। अगर इंजंक्शन अलाउ कर दी जाती है तो क्या होता है, एप्लीकेंट का फायदा होता है और जो रिस्पोंडेंट है उसे क्या होती है, इनकन्वीनियंस। मान लीजिए जब इंजंक्शन अलाउ कर दी तो जो रिस्पोंडेंट को इनकन्वीनियंस होती है, उस इनकन्वीनियंस को मैं यहां पे इनकन्वीनियंस को इन सी मान रहा हूं, इनकन्वीनियंस 1 होती है। ठीक है, अगर इंजंक्शन अलाउ कर दी जाती है। अब सेकंड सिचुएशन हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट ये आ गई, इफ इंजंक्शन इज डिनाइड। अब अगर कोर्ट इंजंक्शन डिनाई कर देता है तो फिर उससे क्या होगा? ऑब्वियसली है, उससे जो इनकन्वीनियंस होगी वो किसको होगी, एप्लीकेंट को। यहां पे इनकन्वीनियंस किसको होगी,
एप्लीकेंट को इस इनकन्वीनियंस को दे देते हैं नाम 2, रिस्पोंडेंट को यहाँ पे क्या हो गया बेनिफिट, बेनिफिट हुआ किसको, रिस्पोंडेंट को। ये चीज आपको क्लियर है, ऑब्वियस ही बात है, जिसके फेवर में इंजंक्शन अलाउ करी जाएगी ऑब्वियस है उसका बेनिफिट है, और जिसके अगेंस्ट इंजंक्शन लॉ करी जाएगी उसको एक इनकन्वीनियंस होगी। अगर इंजंक्शन लॉ कर दी जाती है तो ऑब्वियस एप्लीकेंट का बेनिफिट है और रिस्पोंडेंट को क्या है, इनकन्वीनियंस। सेकंड, अगर इंजंक्शन डिनाई कर दी जाती है तो ऑब्वियस है एप्लीकेंट को इनकन्वीनियंस हुई, क्योंकि एप्लीकेंट ने जो रिलीफ मांगा था उससे नहीं मिला, तो ऑब्वियस है परेशानी किसको हुई, एप्लीकेंट को, तो हमने उसको क्या नाम दे दिया, इनकन्वीनियंस टू इनकन्वीनियंस 1। अब कोर्ट बैलेंस कैसे बनाएगी, अब कोर्ट बैलेंस बनाएगी, देखेगी कि इंजंक्शन लॉ करने से जो रिस्पोंडेंट को इनकन्वीनियंस हो रही है दैट इज इनकन्वीनियंस 1, वो इनकन्वीनियंस 2, इनकन्वीनियंस 2 कौन सी है, जो इंजंक्शन डिनाई करने से एप्लीकेंट को हो रही है, इनमें से बैलेंस बनाएगी इन दोनों के बीच में कि कौन सी इनकन्वीनियंस ज्यादा है। ठीक है, अगर देख लीजिए ऐसा कोर्ट को लगता है कि जो एप्लीकेंट को इनकन्वीनियंस होगी इंजंक्शन अलाउ ना करने से, जो एप्लीकेंट को इनकन्वीनियंस होएगी इंजंक्शन डिनाई करने से दैट इज इनकन्वीनियंस 2, वो उस इनकन्वीनियंस से कम है जो रिस्पोंडेंट को होने वाली है अगर इंजंक्शन अलाउ कर दी जाती है, तो उस केस में कोर्ट क्या करेगी, इंजंक्शन अलाउ कर दी जाएगी। अगर वाइस वर्सा हो, दिस इनकन्वीनियंस 1 इज ग्रेटर देन इनकन्वीनियंस 2, देन इंजंक्शन नहीं अलाउ करी जाएगी। तो ये सारे प्रिंसिपल्स, तीनों प्रिंसिपल्स अप्लाई करती है कोर्ट जब इंजंक्शन अलाउ करी जाती है। ठीक है, तो ये जो हमारा इंजंक्शन का जो रिलीफ है ना, इक्विटी के ऊपर बेस्ड है, ये इसके ऊपर ना एक प्रिंसिपल है, हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, कि मतलब जो बंदा इक्विटी चाहता है, जो बंदा जस्टिस चाहता है, वो दूसरे के साथ भी उसको जस्टिस करना पड़ेगा। दैट मीन्स वन मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स, पहले वो खुद अपने हाफ गुड फेस से आए तभी उसको इंजंक्शन अलाउ करेगा कोर्ट। तो वो कौन सा था, प्राइमा फसाई। तो हमारे पास 3 प्रिंसिपल आए जो कोर्ट अप्लाई करती है व्हाइल ग्रांटिंग इंजंक्शन, दैट इज प्राइमा फसाई। फर्स्ट, दैट वेदर अ plaintiff has prima facie case in his favor. Second, if injunction is denied, then whether it is causing an irreparable loss to the applicant. If yes, then court will allow temporary injunction. Third principle, the court will check balance of inconvenience. If inconvenience caused to the applicant, if court denied the relief of injunction is greater than the inconvenience caused to the respondent, if court allowed the injunction, then the court will issue injunction in the favor of applicant. तो ये था हमारा टेम्परेरी इंजंक्शन का टॉपिक। अब हम ये देखते हैं कि टेम्परेरी इंजंक्शन क्लेम कौन कर सकता है। तो टेम्परेरी इंजंक्शन आपने देखा कि एक एप्लीकेशन है, जो एक इंटीरिम ऑर्डर है, इंटरलिक्यूटरी ऑर्डर है, जो किसी प्रोसीडिंग के दौरान मांगा जा सकता है कोर्ट से किसी भी टाइम, स्टार्टिंग में भी, कभी भी टेम्परेरी इंजंक्शन क्लेम कर सकता है, कोई भी इंजंक्शन क्लेम कर सकता है, जरूरी नहीं कि प्लेंटिफ ही क्लेम कर सकता है। टेम्परेरी इंजंक्शन कैन बी क्लेम्ड बाय प्लेंटिफ as well as defendant। तो टेम्परेरी इंजंक्शन कोई भी क्लेम कर सकता है। Who can claim temporary injunction? Both plaintiff as well as defendant। तो टेम्परेरी इंजंक्शन कब इशू करी जा सकती है, कौन इशू कर सकता है, कब इशू होगी, हमने सब देख लिया, और आपको ये भी पता चल गया कि टेम्परेरी इंजंक्शन अंडर सीपीसी ऑर्डर 39 के अंदर इशू करी जाती है, और जो परमानेंट इंजंक्शन है उसे हम प्रीपिचुअल इंजंक्शन भी कह देते हैं, वो सेक्शन 38 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर इशू करी जाती है। अभी हमने टेम्परेरी इंजंक्शन डिस्कस कर लिया, अब इसके बाद हम परपेचुअल इंजंक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।